प्लाज्मोलाइसिस, इसको बोलते हैं अपन जीव द्रव्य कुंचन हिंदी में। जब एक पादप कोशिका को अति परासरणी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो बाह्य परासन के फलस्वरूप इससे जल बाहर निकलने लगता है तथा कोशिका में स्फीति दाब कम होना प्रारंभ हो जाता है। कोशिका में लंबे समय तक यानी कोशिका को लंबे समय तक ऐसे विलयन में रखा जाए तो जल अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ने लगता है, अंततः संकुचित होकर के कोशिका का जीव द्रव्य सेल के एक कॉर्नर में प्लाज्मा झिल्ली, सेल के एक कोने में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा हुआ दिखाई देता है। कोशिका की यही स्थिति जीव द्रव्य कुंचित कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। दूसरी तरह परिभाषा देखते हैं कि जब किसी कोशिका को अति परासनी विलयन में रखा जाए तो उनमें बाह्य परासन की क्रिया होने से जल बाहर निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका का प्रोटोप्लाज्म संकुचित होकर कोशिका भित्ति से पृथक हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में जीवद्रव्य कुंचन के कारण जीवद्रव्य कोशिका भित्ति के मध्य एक रिक्त स्थान बन जाता है। कोशिका भित्ति के पूर्ण पारगम होने के कारण इस रिक्त स्थान में अति परासरणी विलयन भर जाता है। इस स्थिति में यदि कोशिका को जल या अल्प परासरणी विलयन में रख दिया जाए तो अंतः परासरण द्वारा जल पुनः कोशिका में प्रवेश कर जाता है और कोशिका पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। स्थायी रूप से जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में जीवद्रव्य कुंचन संभव नहीं है। ऐसी कोशिकाएं कुछ समय पश्चात मर जाती हैं। अगर हम इसको देखा जाए, ये एक सेल है, पादप कोशिका है, कोशिका भित्ति है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स है और ये सेल वॉल, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, ये सामान्य कोशिका है। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस प्रारंभिक अवस्था है जहाँ दूसरा है सी डायग्राम, ये नॉर्मल नॉर्मल कोशिका है, बी इंसिपिएंट प्रारंभिक अवस्था है, सी अवस्था यहाँ पर थोड़ा सा प्लाज्मोलाइसिस और है, और ये जो डी कोशिका है यहाँ कैसे हो गया? प्लाज्मोलाइसिस हो चुका है, यानी जीवद्रव्य कुंचन। अब इसका जीवद्रव्य कुंचन का हम कैसे प्रदर्शन करें? जीवद्रव्य कुंचन के लिए रोयो डिस्कलर व ट्रेड स्केंसिया पादप की भित्ति का उपयोग किया जाता है। इस पादप की पत्ती की जो निचली अधिचर्म है, जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस को हम चाकू से अलग करके और उनके टुकड़े कर चीनी या नमक के सांद्र में रखते हैं। तो कुछ टुकड़ों का और कुछ टुकड़ों को हम शुद्ध जल में रखते हैं, यानी कुछ टुकड़ों को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें और कुछ टुकड़ों को हम किस में रखें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें। पर बात रहे सांद्र में तो पता चलता है चीनी अथवा नमक के सांद्र विलयन में रखी हुई टुकड़ों की कोशिका का जीवद्रव्य संकुचित होकर के कोशिका के बीच में
एकत्रित हो जाता है, अर्थात यह कोशिका क्या आती है, प्रोटो मतलब प्लाज्मोलाइसिस दर्शाती है। जबकि शुद्ध जल में हमने जो कोशिका के टुकड़ों को रखे हैं वो एक स्फीति अवस्था में दिखाई देती है, अर्थात वह कोशिका कैसी है, वो जीवद्रव्य कुंचन नहीं दिखाती है। प्लाज्मोलाइसिस की इंपॉर्टेंस अगर देखें, जीवद्रव्य कुंचन केवल एक जीवित कोशिकाओं में होता है। पहला इंपॉर्टेंस, जीवद्रव्य कुंचन केवल जीवित कोशिकाओं में होते हैं, अतः यह क्रिया कोशिका को जीवित होने का प्रमाण करती है। नंबर दूसरा, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को लंबे समय तक, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को लंबे समय तक अधिक सांद्र विलयन में रख दिया जाए तो कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी आधार पर हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसकी जड़ों के चारों ओर अधिक सांद्र विलयन का छिड़काव कर दिया जाए तो खरपतवार नष्ट हो जाता है, क्योंकि जड़ के आउटसाइड जो हमने सांद्र विलयन बना, जड़ के भीतर हाइपोटोनिक है, जड़ के बाहर हाइपरटोनिक है, तो पानी बाहर निकलेगा तो खरपतवार अपने आप क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तीसरा है, मांस, मछली, अचार आदि को हम नमक द्वारा, मुरब्बे को चाशनी द्वारा, जैम जेली को शर्करा की अधिक सांद्रता मिलाने से उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं। इससे ये पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखे रहते हैं। तीसरा, यदि शुद्ध जल में उगने वाले पौधों को, ध्यान देना, यदि शुद्ध जल में उगने वाले पौधों को हाइपरटोनिक नहीं, शुद्ध जल में उगने वाले पौधों को यदि लवणीय, ठीक है, लवणीय जल में रखा जाए तो पादप या तो मुरझा जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा दो हमने टॉपिक आज दोनों वीडियो में लिए, एक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल जो शॉर्ट नोट्स में आता है, और एक प्लाज्मोलाइसिस यानी जीवद्रव्य